संगे माँ हर वो चीज जिसकी मुझे समझ नहीं वो मेरी जरूरत नहीं। अगर तुम बाबा से इतनी मोहब्बत करते हो तो मस्तान से नफरत क्यों नहीं करते? उसने तुम्हारा बाप मारा था। वो बाप जिसकी शक्ल भी याद नहीं मुझे। मस्तान अच्छा आदमी है। जब से होश संभाला है इस घर में बाप की जगह तुम दोनों को ही देखा। तू सारी जिंदगी इस बोझ के नीचे गुजारेगा मस्तान सिंह। एक बार नहीं हर रोज मरेगा तू। जीती बाजी हार के सर झुकाए तुम्हारी माँ से जलील हो रहा है आज तक। बाप मर गया, शादी नहीं हुई। आज रात को क्या कर रही हो तुम? स्टोरी कंप्लीट कर रही हूँ मैं। दफा करो स्टोरी को, शाम को घर पे आना। बहुत ज़्यादा थक गया हूँ मैं, थोड़ा चिल करेंगे। हमारे ऑफिस में एक बहुत बड़ा चिलर लगा हो, तुम्हारा सारा सिस्टम चिल हो जाए। क्या तेरी दो बोल? उसे गक करने का हक है और मुझे चुप रहने का हुक्म। लेकिन दादी अब नहीं रह सकूंगा। इंसाफ तो औलाद का कत्ल कर देगा। तो होने दो। खान हो गया। क्या हुआ खान? छोड़ो मुझे। अल्लाह जाने तेरी ये जहर वाली कहानी सच्ची है या तेरे किसी नशे की पैदावार है। हाजी और माँ से तुम्हारी दुश्मनी को इस्तेमाल करके अपना फायदा उठाया। मुझे लगता है कि उसने जो कुछ किया उसके पीछे कोई कहानी है। मोहब्बत। नाजरीन, संगे माँ ड्रामे की आज वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस एपिसोड में आप देखेंगे कि हिलमत का भाई शदीद गुस्से में आ जाता है और वो अपने वालिद से कहता है कि अब हम दोनों में से किसी एक को ही जीना होगा। उसके बाद वो घर चला जाता है और जाकर अपनी माँ से पूछता है कि इस मसले का कोई हल बताओ। तो उसकी माँ कहती है कि कोई भी हल करो तो मुझे एक बेटा खोना पड़ता है। तो ये कहता है तो फिर खो दो एक बेटे को। दूसरी तरफ मरहूम असदुल्ला खान की बीवी हिलमत से मिलने जाती है और वो उससे पूछती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो और तुम्हारा मकसद क्या है। हिलमत उसे बताता है कि मैंने तुम्हारी अपने ख़ानदान से दुश्मनी का फ़ायदा उठाते हुए चौधरी से बदला लिया है। उसके बाद नाजरीन दिखाया जाता है कि शायद हिलमत की तबीयत ख़राब हो जाती है या फिर वो शदीद गुस्से में आ जाता है और वो इस गुस्से में कोई कदम उठाने वाला है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर। नाजरीन, कुछ वक्त पहले आपने देखा होगा कि संगे मरमर ड्रामा बहुत ही ज़्यादा हिट हुआ था, तो उसी वजह से सानिया सईद और नुमान एजाज की उस ड्रामे की एक्टिंग को पसंद करते हुए उसी ड्रामे से मिलती जुलती स्टोरी वाला एक नया ड्रामा जिसका नाम संगे माँ है वो शुरू किया गया है। इसमें आतिफ असलम और हानिया आमिर और कुबरा खान और साथ में नुमान एजाज और दूसरे बहुत से मशहूर अदाकार शामिल हैं।
अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस किस्त के आगाज़ में आप लोग देखेंगे कि जिरगे के तमाम आदमी खड़े हो जाते हैं और इलबिलगे रवायात के मुताबिक तलवार, झंडा और कुरान पाक उसे देती है। उसके बाद तास्कुन बे सरदार वाली सीट पर बैठ जाता है और सब लोग उसे मुबारकबाद देने लगते हैं। तास्कुन बे कहता है, मैं सरदार बन गया हूँ और मुझे एक औरत की ज़रूरत है और अब उसे हासिल करने का वक्त आ गया है। इलबिलगे पूछती है, आपका क्या मतलब है तास्कुन साहब? तास्कुन बे कहता है कि अल्लाह के हुक्म से मैं सिरमा खातून से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर कबीले के तमाम आदमी हैरान होते हैं, लेकिन सिरमा मुस्कुरा रही होती है। फिर तास्कुन बे सिरमा खातून से पूछता है कि आप क्या कहती हैं, क्या आप उमर कबीले के सरदार की बीवी बनना चाहती हैं? तो सिरमा कहती है कि सरदार की बीवी एक सरदार की बेटी ही बन सकती है। दूसरी तरफ जंगल में मंगोल सोने के संदूक उतार रहे होते हैं। इतनी देर में वो ज़ख्मी सिपाही भी वहाँ पर पहुँच जाता है और इसी दौरान खंदोगदू और उसके साथी भी छुपकर उसका पीछा करते हुए वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ये आदमी अपने बाकी दोस्तों को बताता है कि अर्तुल साहब के आदमी वहाँ पर पहुँच गए थे और उन्होंने सबको ख़त्म कर दिया है। उसके बाद खंदोगदू कहता है कि वो वक्त आ गया है, अब इनके ठिकाने को ख़त्म करना है। दूसरी तरफ अर्तुल साहब आरिक बुका से कह रहे थे कि तुमने बहुत भाग लिया, अब मुझे बताओ कि बरके खान की तरफ तुम्हारा जासूस कौन है। आरिक बुका कहता है कि अब तुम बहुत ही घबरा जाओगे, क्योंकि जब तुम्हें पता चलेगा कि ये एक जाल है। उसके बाद वो अपने साथियों को आवाज़ देता है। उसके सिपाही चारों तरफ से आकर अर्तुल साहब को घेरे में ले लेते हैं। उसके बाद आरिक बुका कहता है कि ये जगह तुम्हारी कब्र बनेगी अर्तुल, और तुम्हें दफनाने का वक्त आ चुका है। अर्तुल साहब उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं देते। इतने में घोड़ों की आवाज़ें आती हैं। बमसी और बाकी सिपाही वहाँ पर पहुँच गए थे। उसके बाद आरिक बुका कहता है कि हमला कर दो, और वहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है। उसके बाद अपने सिपाहियों को मरता देखकर आरिक बुका वहाँ से दोबारा घोड़े पर सवार होकर भाग जाता है। इस तरह उसके तमाम सिपाही मारे जाते हैं और बमसी कहता है कि हमारे बाकी सिपाही मंगोलों से लड़ रहे थे और हम आपके पीछे आ गए सरदार। अर्तुल साहब 2 सिपाहियों को वापस भेज देते हैं और बाकी सिपाहियों के साथ आरिक बुका का पीछा करने लगते हैं। और दूसरी तरफ खंदोगदू और उसके सिपाहियों ने मंगोलों पर हमला कर दिया होता है और वहाँ पर लड़ाई हो रही होती है। वो सबको ख़त्म कर देते हैं और फिर कहते हैं कि अब हम सोना निकाल कर अर्तुल साहब की बताई हुई खुफिया जगह पर ले जाएंगे। दूसरी तरफ उमर कबीले में इलबिलगे कह रही होती है कि यह सरदार तो बन गया है, लेकिन सिरमा तुम पर फ़र्ज़ नहीं है कि इसका हर हुक्म मानो। तास्कुन बे कहता है आप मुदाखलत कर रही हैं। इलबिलगे कहती है कि आप हम दोनों बहनों के दरमियान में मत आएँ। इलबिलगे दोबारा से सिरमा से पूछती है तो सिरमा कहती है कि मैं उस नाम को नहीं ठुकरा सकती जो कुदरत ने मुझे पेश किया है। वो कहती है कि मैं तास्कुन साहब की पेशकश को कबूल करके अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाऊंगी बाजी। उसके बाद तास्किन बे कहता है कि अब आप उमर कबीले की सरदार नहीं रहीं, बल्कि एक मुसाफिर हैं। और दूसरी तरफ आरिक बुका घोड़े पर सवार होकर भाग रहा था और अर्तुल साहब और उनके सिपाही भी उसका पीछा कर रहे थे। उसके बाद वो आदमी एक जगह पर रुकता है। अर्तुल साहब और बमसी और बाकी सिपाही भी वहाँ पर रुकते हैं और जब उसको पकड़ने लगते हैं तो वो जैसे ही अपना रुख इस तरफ करता है, वो आरिक बुका नहीं बल्कि कोई और होता है। फिर उस आदमी के जहन में ये ख्याल आता है कि जब आरिक बुका भाग रहा था तो उसने इसे इशारा किया था, तो ये आरिक बुका की जगह पर आरिक बुका दूसरे रास्ते पर चला गया था। अर्तुल साहब उस आदमी से पूछते हैं कि आरिक बुका कहाँ पर है। वो कहता है इतनी जल्दी क्या है, आरिक बुका तुम्हें ढूंढ लेगा। उसके बाद वो अर्तुल साहब पर हमला कर देता है। अर्तुल साहब एक वार करके उसे ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद अर्तुल साहब बमसी से कहते हैं कि अब हम अपना सफ़र रवाना रखेंगे। आरिक बुका के पीछे जाना वक्त का ज़िया और बेवकूफ़ी होगी। उसके बाद दिखाया जाता है कि आरिक बुका जंगल में एक जगह पर बैठा होता है और उसके 2 सिपाही वहाँ पर आते हैं। आरिक बुका पूछता है कि बाकी सिपाही कहाँ पर हैं तैमोगे। तो वो कहता है कि मैंने दूर रहकर लड़ाई देखी है, वो सब मारे गए। आरिक बुका कहता है कि अगर वो दुश्मन को मार नहीं सके तो उनके लिए मरना ही बेहतर है। आरिक बुका कहता है कि अर्तुल इस जाल से बच गया है, लेकिन हम मज़ीद जाल बचाएंगे। वो पूछता है कि अब हम क्या करेंगे। तो आरिक बुका कहता है कि मैं बरके खान के इलाके में जाकर अर्तुल और उसके दरमियान होने वाले मुआहदे को रोकूंगा, और हमारे आदमियों ने बरके खान की तरफ से आया हुआ सोना हासिल कर लिया है, तुम वहाँ पर जाकर उस सोने की हिफाजत करो। उसके बाद आरिक बुका कहता है कि अगर तुम सोने की हिफाजत करने में नाकाम रहे तो मेरे आने से पहले अपने आप को मार लेना। उसके बाद वो घोड़े की तरफ बढ़ता है। वो घोड़े पर सवार होकर जाने से पहले कहता है कि अलबास्ती की बहन सिरमा के साथ राब्ते में रहना वो हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। उसके बाद वो घोड़े पर बैठकर चला जाता है। उसके बाद अर्तुल साहब अब्दुर्रहमान के पास पहुंच जाते हैं। अब्दुर्रहमान कहता है कि हमने सब दुश्मनों को ख़त्म कर दिया है। अर्तुल साहब कहते हैं कि आरिक बुका जानता है कि मैं बरके खान की तरफ जा रहा हूँ और वो ज़रूर एक और जाल बिछाएगा। बमसी पूछता है तो अर्तुल साहब उसे बताते हैं कि हमें हर चीज़ के लिए तैयार रहना होगा। उसके बाद वो घोड़ों पर सवार होते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और उमर कबीले में इलबिलगे कह रही होती है कि वो लोग कैसे उसे सरदार मुंतखब कर सकते हैं
जबकि मैं दूसरे के साथ थी। तो मैंगो कहती है कि लाजमी कोई वजह होगी। इलबिल्गे कहती है सबको ख़रीदा गया होगा, लेकिन मैं इस वजह की जान कर रहूँगी। मैंगो पूछती है कि आपको किस पर शक है। तो इलबिल्गे कहती है कि मेरे ख्याल में सिरमा का इसमें हाथ है। दूसरी तरफ मरकज़ी खेमे में तास्कुन बे सिरमा से कह रहा था कि मैंने तुम्हारी हर बात मान ली है, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। तो सिरमा कहती है कि मैं एक सरदार की ही बीवी बनना चाहती हूँ। सिरमा कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम अपने आप को साबित करो। तास्कुन बे खड़ा हो जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें मेरी सरदारी पर शक है। सिरमा कहती है कि मुझे यकीन नहीं है, अगर तुम अपने आप को साबित करना चाहते हो तो तुम्हें मेरे बाबा की तरह जिम्मेदारी निभानी होगी। उसके बाद सिरमा एक ख़त निकाल कर उसे देती है और कहती है कि ये है वो फरमान, अब वक्त आ चुका है कि तुम अपने आप को साबित करो। तुम सारे कबीले के लोगों से टैक्स इकट्ठे करो, पहले तुम्हें काई कबीले के लोगों से टैक्स लेना होगा। दूसरी तरफ अर्तुल साहब अपने सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहे थे और दूसरी तरफ आरिक बुका के वो आदमी जाकर देखते हैं तो वहाँ पर सोना नहीं होता। वो अपने साथी को कहता है कि जाओ गार के अंदर चेक करो। वो आदमी देख के आता है और कहता है कि अंदर कुछ भी नहीं है। ये सुनकर तैमूर के खजीद गुस्से में आ जाता है और कहता है कि आरिक बुका हम सब के टुकड़े टुकड़े कर देगा। वो कहता है कि अब हम सिर्फ एक ही तरीके से सोना वापस ले सकते हैं और वो है सिरमा खातून। और दूसरी तरफ गाई कबीले के मरकज़ी खेमे में हेमा खातून अपने बेटे से कह रही थी कि उमर कबीले में हालात ख़राब हो रहे हैं, मुझे अभी अभी एक खबर मिली है। गंदोगदू कहता है कि मैं तुर्गुत के साथ वहाँ पर जाता हूँ और सूरत हाल को अपनी आंखों से देखूँगा। ये कहकर वो बाहर निकल जाता है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इस किस्त के आगाज़ में आप लोग देखेंगे गंदोगदू मोहर निकाल कर उसे दिखाता है, दूसरा आदमी भी मोहर इसे दिखाता है और उसके बाद गंदोगदू कहता है कि सिपाहियों सारे संदूक उतार लो। ये सुनकर दो सिपाही आगे बढ़ते हैं और वहाँ पर छुपे हुए सिपाही बैठे होते हैं जो उन पर हमला कर देते हैं और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ अर्तुल साहब और उनके सिपाही जा रहे थे कि रास्ते में दरख्त गिरे पड़े थे। अब्दुर्रहमान कहता है कि यहाँ पर कोई भी सैलाब या तूफ़ान नहीं आया, फिर ये दरख्त कैसे गिर गए। अर्तुल साहब कहते हैं आरिक बुका, ये कहकर वो घोड़ों से नीचे उतरते हैं। इतने में आरिक बुका और उसके आदमी निकलकर सामने आ जाते हैं। आरिक बुका कहता है कि मैंने तुमसे क्या कहा था अर्तुल, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अर्तुल साहब कहते हैं कि तुम अभी भी नहीं समझ पाए, मैं तुम्हारे जाल में नहीं बल्कि तुम मेरे जाल में फंसे हो। इतने में अर्तुल साहब के मजीद सिपाही निकल कर सामने आ जाते हैं।
आरिक बुका कहता है हमला कर दो और फिर वहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ तुर्गुत और गंदोगदू भी मंगोलों से लड़ रहे थे। तुर्गुत बहुत बहादुरी से लड़ रहा होता है और इस तरह से वो सबको ख़त्म कर देते हैं। दूसरी तरफ अर्तुल साहब भी लड़ रहे थे और आरिक बुका कहता है कि मैं तुम्हारा ये सफ़र जहन्नम बना दूंगा, अभी तुमने मेरी चाल देखनी है। ये कहकर आरिक बुका वहाँ से भाग जाता है। अर्तुल साहब भी उसका पीछा करने लगते हैं। दूसरी तरफ उमर कबीले में जिरगा हो रहा था। इलबिलगे पूछती है कि अब नए सरदार के लिए उम्मीदवार कौन कौन हैं। ये सुनकर बताल बे और तास्कुन बे अपना अपना हाथ खड़ा करते हैं। इलबिलगे कहती है कि ये 2 उम्मीदवार हैं, पहले आप बताएं कि आप क्या करना चाहते हैं। इलबिलगे दोनों से पूछने के बाद कहती है कि मेरी मदद बताल बे के साथ है, लेकिन बाकी फैसला कबीले के लोगों का है। दूसरी तरफ जंगल में कंदोगदू कहता है कि सिपाही और संदूकों को चेक करो। सिपाही संदूक चेक करते हैं तो वो खाली होते हैं। कंदोगदू कहता है कि लाजमी तौर पर आरिक बुका ने सोना हासिल कर लिया है और अगर हमने उससे सोना वापस ना लिया तो हमारा इत्तेहाद ख़राब हो सकता है। वो कहते हैं कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम जंगल के हर कोने की तलाशी लेंगे। इतने में एक मंगोल ज़ख्मी हालत में नीचे पड़ा था। दूसरी तरफ आरिक बुका भाग रहा था और अर्तुल साहब उसका पीछा कर रहे थे। उसके बाद वो ज़ख्मी मंगोल खड़ा हो जाता है और चारों तरफ मरे हुए आदमियों को देखता है। गंदोगदू और उसके सिपाही छुप गए होते हैं और छुपकर उस पर नज़र रख रहे होते हैं। वो आदमी घोड़े पर सवार होकर रवाना हो जाता है। गंदोगदू कहता है ये अपने ठिकाने की तरफ जाएगा और हम इनको ख़त्म कर देंगे और अपना सोना भी हासिल कर लेंगे। उसके बाद गंदोगदू और उसके साथी भी उसका पीछा करने लगते हैं। दूसरी तरफ उमर कबीले में इलबिलगे कहती है कि जो लोग बताल साहब को अपना सरदार देखना चाहते हैं वो हाथ खड़ा करें। ये सुनकर सिर्फ 2 आदमी हाथ खड़ा करते हैं। इलबिलगे काफ़ी हैरान होती है जबकि सिरमा मुस्कुरा रही होती है। फिर इलबिलगे कहती है जो लोग तास्कन बे को सरदार देखना चाहते हैं वो हाथ खड़ा करें। यह सुनकर बाकी तमाम आदमी हाथ खड़े कर देते हैं। उसके बाद तास्कन बे को ख्याल आता है जब वो जिरगे के आदमियों को सोना दे रहा था ताकि वो उसके हक में वोट दे सकें। इलबिलगे हैरान होती है और फिर कहती है कि कबीले के लोगों के फैसले के मुताबिक अब नया सरदार तास्कन बे है। दूसरी तरफ जंगल में आरिक बुका एक जगह पर रुकता है और तलवार निकाल कर कहता है कि भागना बंद हुआ, अब बदले का वक़्त है। अर्तुल साहब उससे कहते हैं कि तुम मेरे मुंह से एक भी लफ्ज़ नहीं निकलवा सके, लेकिन मैं तुम्हारा मुंह खुलवाऊंगा। आरिक बुका कहता है कि तुम यहाँ पर मारे जाओगे और वहाँ पर तुम्हारा भाई मारा जाएगा। अर्तुल साहब कहते हैं कि मैं तुम्हारे जालों के बारे में जानता था, हम तुम्हारा हर जाल ख़त्म कर देंगे। अर्तुल साहब कहते हैं कि मैं यहाँ पर यह पता लगवाऊंगा कि बरके खान की तरफ से तुम्हें मालूमात कौन देता है। आरिक बुका कहता है कि तुम जानते हो, लेकिन हलाकू खान इन सरजमीनों की तरफ अपनी फ़ौजें भेजेगा और तुम सबको ख़त्म कर देगा। अर्तुल साहब कहते हैं जो मालूमात तुमने हलाकू खान की तरफ भेजी थी वो ज़ब्त हो चुकी हैं और अब तुम मेरी तलवार के साथ टुकड़े टुकड़े कर दिए जाओगे।
अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आपने देखा था कि अर्तुल साहब और उनके सिपाही समुंदर के किनारे पर खड़े होकर कश्ती का इंतजार कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ सिरमा अपने भाई की कब्र पर जाती है और वहाँ वो तैमोगे से बातें कर रही होती है। उसके बाद नाजरीन उमर कबीले का मंजर दिखाया जाता है। गंदोगदू और तुर्गुत नए सरदार के पास पहुँच गए थे। गंदोगदू कहता है कि हम यहाँ पर सरदार आला अर्तुल साहब के नाम पर आए हैं और हम यहाँ पर आपको मुबारकबाद दे रहे हैं और इसलिए आए हैं ताकि दोनों कबीलों के दरमियान तल्लुकात और मजबूत हो सकें। तास्कुन बे कहता है कि मैं भी आपकी तरफ आने वाला था, चीज़ें हमेशा एक जैसी नहीं रहती, मैं नया निज़ाम कायम करना चाहता हूँ। तुर्गुत कहता है कि जब तक आपका नया निज़ाम सरदार आला के निज़ाम को ख़राब नहीं करेगा हमें कोई मसला नहीं होगा। तास्कुन बे कहता है कि आप तसल्ली रखें तुर्गुत साहब, हम अपने सरदार आला की वापसी के इंतज़ार में हैं। तुर्गुत पूछता है कि आप अर्तुल साहब का इंतज़ार क्यों कर रहे हैं। वो ख़त निकालता है और कहता है कि रियासत की तरफ से उमर कबीले को टैक्स इकट्ठा करने की जिम्मेदारी दी गई है। तुर्गुत कहता है कि टैक्स वाले इस मसले पर पहले भी दोनों कबीलों के दरमियान मुखालफत हुई थी, इस बात पर जोर देना अच्छी बात नहीं है। तास्कुन बे कहता है कि मुझे कोई जल्दी नहीं है, लेकिन मैं काम वक्त पर ख़त्म करूंगा और हमारी रियासत टैक्स का इंतज़ार कर रही है। गंदोगदू कहता है कि हम आपसे बेहतर जानते हैं कि रियासत का निज़ाम क्या होता है। वो कहता है लेकिन अगर आपने सरदार आला की इजाज़त के बगैर कोई काम किया तो दोनों कबीलों के दरमियान मुखालफत हो सकती है। दूसरी तरफ अर्तुल साहब और उनके सिपाही समुंदर के मजीद करीब जा रहे थे। वहाँ पर कश्ती आ रही होती है और एक आदमी पहले से मौजूद होता है। अर्तुल साहब उससे पूछते हैं कि हम कब तक पहुँचेंगे। वो कहता है कि कल सुबह तक पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। फिर अर्तुल साहब अपने सिपाहियों से कहते हैं कि 2 सिपाही यहाँ पर घोड़ों के पास रुकें और बाकी सफ़र के लिए तैयार हो जाएं। दूसरी तरफ इलबिलगे वापस कबीले पहुँचती है तो सिरमा 2 सिपाहियों के पास खड़ी होती है। सिरमा उन सिपाहियों से कुछ कहती है और उसके बाद दोनों सिपाही वहाँ से भागने लगते हैं। इलबिलगे उन सिपाहियों से पूछती है कि आप कहाँ जा रहे हैं। वो सिपाही कहते हैं कि कल हमने एक तजारती काफिले को खुशामदीद करना है। तो इलबिलगे कहती है कि ठीक है, आराम से जाएं। उसके बाद रात का वक्त हो जाता है और काई कबीले के मरकजी खेमे में गंदोगदू इलबिलगे से कह रहा होता है कि हमें तास्कुन बे का रवैया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तुर्गुत कहता है कि उसने हमें रियासत का फरमान दिखाया और कहा कि वो जल्द टैक्स इकट्ठा करेगा। उसके बाद इलबिलगे कहती है कि तास्कुन बे पहले से तैयार था, वो लाजमी तौर पर आप लोगों के खिलाफ कोई मनसूबाबंदी कर रहा है। इलबिलगे कहती है कि हमें पता लगाना होगा कि उसे ये जुर्रत किसने दी और इसी मकसद के लिए मैं यहाँ पर आपके पास आई हूँ। उसके बाद हेमा वालिदा पूछती हैं कि तुम्हारे कबीले में कोई मशकूक चीज़ हुई है। तो इलबिलगे बताती है कि मुझे सिरमा पर शक है। उसके बाद इलबिलगे कहती है कि मैं खौफजदा हूँ कि सिरमा किसी ऐसे आदमी के साथ मिली हुई है जिसे हम नहीं जानते। वो आज भी एक आदमी से मिल रही थी, वो आदमी बकारी के बेस में था। तुर्गुत कहता है वो लाजमी तौर पर जासूस होगा। बिलगे कहती है मैंने उसे कभी भी पहले यहाँ पर नहीं देखा, हमें लाजमी तौर पर उसे तलाश करना चाहिए। तुर्गुत कहता है कि आप हमेशा सच के साथ खड़ी रही हैं बिलगे खातून और हम आपकी मदद करेंगे। बिलगे उसे बताती है कि मुझे पता चला है कि कल वो एक तजारती काफिले को खुशामदीद कहने वाले हैं। तुर्गुत कहता है ठीक है, तो फिर हम उमर कबीले के करीब एक जाल बिछाएंगे, हम उन सिपाहियों का पीछा करेंगे, देखते हैं कि उनके पीछे कौन आदमी है। इतने में मलिक शाह एक आदमी के साथ अंदर दाखिल होता है और उस आदमी से लेकर खत गंदोगदू को देता है। गंदोगदू उस खत को पढ़ता है और काफ़ी परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ उमर कबीले के मरकजी खेमे में सिरमा कह रही होती है कि हमारे दोस्तों ने हमें खबर भेजी है कि उन्हें हमारे सिपाहियों की ज़रूरत है और इसके बदले में वो हमें इनाम भी देंगे। सिरमा कहती है कि हमें बहुत सारा सोना मिलेगा। तास्कुन बे खड़ा हो जाता है और कहता है कि एक ज़हीन औरत के मुंह से सोने की बात, इसके अलावा मुझे क्या चाहिए। उसके बाद दिखाया जाता है कि गंदोगदू कहता है कि मेरे बेटे ने मंगोलों के साथ लड़ाई की है। गंदोगदू कहता है कि दुंदार उसके पीछे गया है, वहाँ पर काफ़ी अफरा तफरी थी। ये सुनकर सिलजान काफ़ी परेशान हो जाती है। सिलजान कहती है कि मंगोलों ने पहले ही मेरा एक बेटा छीन लिया है। गंदोगदू कहता है परेशान मत हो, दुंदार उसे ढूंढने के लिए गया है। उसके बाद गंदोगदू तुर्गुत से कहता है कि आप सुबह सवेरे बिलगे के साथ रवाना हो जाना और तुम दोनों मिलकर वो मसला हल करना। उसके बाद सुबह सवेरे का वक्त हो जाता है। सिलजान और गंदोगदू रवाना होने की तैयारी कर रहे थे। उसके बाद वो सब आपस में अलविदाई मुलाकात करते हैं। उसके बाद वो अपना सामान लेते हैं और वहाँ से रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ अर्तुल साहब और उनके सिपाही समुंदर के पार पहुँच चुके थे।
अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अभी तक आपने देखा था कि अर्तुल साहब बरके खान के खेमे में पहुंच जाते हैं और उससे कहते हैं कि मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूं। और दूसरी तरफ तुर्गुत और उसके सिपाही उमर कबीले के सिपाहियों से लड़ रहे होते हैं जिन्होंने गद्दारी की होती है। कुछ लड़ाई के बाद तुर्गुत और उसके सिपाही उनको ख़त्म कर देते हैं और बाकियों पर काबू पा लेते हैं। फिर इलबिलगे तैमोगे से कहती है कि तुम बघारी बनकर हमारे कबीले में आए थे, सच बताओ कि तुम कौन हो और क्या करना चाहते हो। तैमोगे कहता है कि तुम मेरे मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकलवा सकते। तुर्गुत कहता है चलो फिर इसे कबीले ले चलो। वो उन सबको पकड़कर कबीले की तरफ रवाना हो जाते हैं। उसके बाद बरके खान के खेमे का मंजर दिखाया जाता है। खेमे के बाहर क्याद काफ़ी बेचैन हालत में चक्कर लगा रहा होता है। अंदर बरके खान कहता है कि मैं सुन रहा हूँ अर्तुल साहब, मुझे बताएं क्या बात है। अर्तुल साहब कहते हैं कि गद्दारी। अर्तुल साहब कहते हैं कि आपके अंदर एक गद्दार है जो हलाकू खान की तरफ मालूमात भिजवाता है। बरके खान कहता है कि आप जानते हैं अर्तुल साहब के हर रियासत में गद्दार मौजूद होते हैं और जल्द या बदेर वो गद्दार पकड़े जाते हैं और फिर उनका खात्मा कर दिया जाता है। अर्तुल साहब कहते हैं कि ये गद्दार आपके बहुत करीब है। ये सुनकर बरके खान खड़ा हो जाता है और अर्तुल साहब के करीब आ जाता है। बरके खान कहता है कि मेरे किसी करीबी आदमी पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगाना ज़ाते खुद एक गद्दारी है और इसकी कोई माफ़ी नहीं है। अर्तुल साहब कहते हैं कि हलाकू खान तक जो मालूमात पहुंची हैं वो कोई आम मालूमात नहीं हैं। बरके खान कहता है तो फिर मुझे उस गद्दार का नाम बताओ। अर्तुल साहब कहते हैं कि हम मिलकर उसे ढूंढेंगे। अर्तुल साहब कहते हैं कि अब मुझे बताओ कि तुम्हारा सबसे करीबी आदमी कौन है। बरके खान कहता है क्याद। वो कहता है कि अब ये ना कहना कि वो एक गद्दार है, क्योंकि वो इस रियासत का सबसे कीमती वज़ीर है। अर्तुल साहब कहते हैं कि आप एक बेहतरीन हुक्मरान हैं और आप जानते हैं कि रियासत के मामलों में एक बेटा भी अपने बाप को खंजर मार सकता है। बरके खान कहता है कि तारीख ऐसी मिसालों से बड़ी पड़ी है, लेकिन क्याद बहुत से सालों से मेरे साथ काम कर रहा है और मुझे कभी भी उस पर शक नहीं हुआ। अर्तुल साहब कहते हैं कि मैं आपको सबूत दिखाऊंगा, लेकिन इसके लिए मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। अर्तुल साहब कहते हैं कि मैं गद्दार के लिए एक जाल बिछाऊंगा ताकि वो बेनकाब हो सके। ये सुनकर बरके खान दोबारा अपने तख्त पर बैठ जाता है और कहता है कि ठीक है, तुम्हें इजाज़त है। वो कहता है कि लेकिन मेरी एक शर्त है कि अगर क्याद गद्दार ना निकला तो मैं तुम्हारा सर उतार दूंगा। अर्तुल साहब कहते हैं कि मुझे कबूल है। उसके बाद नाजरीन उमर कबीले का मंजर दिखाया जाता है। सिरमा और तास्कुन बे मरकज़ी खेमे में बैठे मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी कर रहे होते हैं। इतने में कबीले का ढोल बजता है। इलबिलगे और तुर्गुत गद्दारों को पकड़कर वहां पर पहुंच जाते हैं। सिरमा खेमे से बाहर निकल आती है और उसे देखकर काफ़ी हैरान होती है। उसके बाद तास्कुन बे पूछता है कि क्या है ये आदमी कौन है और यहाँ पर क्यों लाए गए हैं। तुर्गुत उससे कहता है कि तुम सरदारी से तो लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हो, लेकिन तुम अपने ही लोगों को नहीं जानते। तुम्हारे सिपाही गद्दारी कर रहे हैं। सिरमा कहती है ये मत भूलो कि तुम उमर कबीले के सरदार से बात कर रहे हो। इलबिलगे कहती है ये हम बाद में देखेंगे, फ़िलहाल जिरगे के तमाम आदमी मरकज़ी खेमे में इकट्ठे हो जाएं। उसके बाद तुर्गुत और उसके सिपाही गद्दारों को पकड़कर खेमे की तरफ ले जाते हैं। दूसरी तरफ क्याद काफ़ी बेचैन था और बार बार चक्कर लगा रहा था। थोड़ी देर बाद अर्तुल साहब भी खेमे से बाहर निकल आते हैं, अपने हथियार लेते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। इतने में क्याद कहता है कि मैं उम्मीद करता हूं कि आपने हमारे खान का वक्त ज़ाया नहीं किया होगा। अर्तुल साहब कहते हैं कि अगर बरके खान ने तुम्हें बताया कि जो मालूमात मैंने उन्हें दी है तो तुम्हें खुद समझ आ जाएगी। ये कहकर अर्तुल साहब आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद क्याद दोबारा से खेमे में दाखिल होता है। क्याद पूछता है कि मेरे खान अर्तुल ने क्या बताया है आपको। बरके खान कहता है कि अर्तुल बार बार एक ही बात दोहरा रहा है कि हमारे अंदर एक गद्दार मौजूद है। ये सुनकर क्याद अपने खंजर को हाथ में निकालने लगता है और आहिस्ता से आगे बढ़ता है और पूछता है कि क्या उसने गद्दार का नाम बताया सरदार। बरके खान कहता है कि उसने नाम नहीं बताया। यह सुनकर क्याद रुक जाता है। फिर बरके खान कहता है लेकिन वो अनातोलिया पहुंचकर इस बात को साबित कर देगा। क्याद कहता है तो फिर मैं जल्दी से कश्ती का इंतज़ाम करता हूं ताकि अर्तुल जल्दी से अनातोलिया पहुंचे और हमारे गद्दार को बेनकाब कर दे। बरके खान कहता है वो आम रास्तों पर नहीं जाएंगे, वो अपनी ज़मीन पर हमारे आदमियों की हिफाजत नहीं कर सके, लेकिन हम एहतियाती तदाबीर ज़रूर लेंगे, इसलिए वो एक खुफिया रास्ता इस्तेमाल करेंगे, तुम उस हिसाब से इंतज़ामात कर दो। क्याद कहता है जैसे आपका हुक्म खान। दूसरी तरफ सब लोग मरकज़ी खेमे में इकट्ठे हो गए थे। इलबिलगे तैमोगे से कहती है कि बताओ तुम्हारा मंसूबा क्या है। वो कहता है मैं कुछ भी नहीं जानता। इलबिलगे कहती है तो फिर तुम सिरमा खातून से क्यों मिले थे, तुम बकारी के बेस में क्यों आए थे हमारे कबीले में। तैमोगे कहता है हम सिर्फ बिबोरो साहब का इंतकाम लेना चाहते थे। यह सुनकर तुर्गुत उसे पकड़ता है और कहता है कि तुम उमर कबीले के सिपाही नहीं हो। तुर्गुत कहता है कि सच बताओ तुम क्या करना चाहते थे और तुमने सिरमा खातून से सिपाही क्यों मांगे थे। सिरमा काफ़ी परेशान दिखाई दे रही होती है। तुर्गुत उसे गले से पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने इसलिए सिपाही मांगे थे ताकि तुम बरके खान का सोना हम लोगों से छीन सको। तुर्गुत कहता है बोलो वरना मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। तैमोगे कहता है कि हमने सिरमा खातून को सोना देने का वादा किया था। इलबिलगे कहती है क्या तुम तास्कुन बे को भी जानते हो। तास्कुन बे कहता है कि मेरा इस आदमी से क्या ताल्लुक़, मैं अभी इसे मारता हूँ।
तुर्गुत उसके आगे कल्हाड़ा कर देता है और उसे कहता है कि रुक जाओ। इतने में तैमूर कहता है कि मुझे बचाने के लिए तुम मुझे मार देना चाहते हो। अगर ये बात है तो फिर हर कोई सुन ले कि हमने सिरमा खातून को सोना दिया था और ये आदमी हमारे सोने की वजह से सरदार बना है। तास्कुन बे कहता है कि ये झूठ है, मुझे सरदारी से हटाने के लिए ये खेल खेला जा रहा है। दूसरी तरफ क्याद एक बार फिर से आरिक बुका के पास पहुंच जाता है। आरिक बुका पूछता है कि बताओ क्याद, क्या अरतुगरुल ने सरदार से बात की थी? क्याद कहता है कि बात हुई थी लेकिन हमारे खान के साथ कोई माहदा नहीं हुआ। आरिक बुका कहता है कि हमें जो चाहिए था वो मिल गया। क्याद कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ। असल में अरतुगरुल ने बरके खान से वादा किया है कि वो हमारे दरमियान गद्दार को बेनकाब करेगा। क्याद कहता है कि वो किसी ऐसे आदमी को अनातोलिया जाकर पकड़ने वाला है जो मेरी असलियत जानता है। क्याद कहता है तुम्हें हर हाल में उसे मारना होगा, मैं तुम्हें अपने सिपाही भी दूंगा। आरिक बुका कहता है कि मैं वैसे भी उसे मारने के लिए यहाँ पर आया हूँ और मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा।